हे एवरीवन, माय नेम इज़ आशु और मैं आप सभी का विधिल ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो बच्चे, आप लोगों की जो डेमो की क्लासेस हैं वो ओवर हो चुकी हैं और आज से हमारा स्पेशल बैच शुरू हो रहा है। तो बैच का जो क्राइटेरिया है वो देख लेते हैं कि कौन कौन से मतलब कैटेगरीज के लिए आता है। तो यहाँ पे कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम जिसमें बायो का टॉपिक है या फिर जर्नल साइंस है, उस हर एक एग्ज़ाम के लिए हमारी ये जो सिलेबस है ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। कोई भी स्टेट एग्ज़ाम, उसके बाद एसएससी, उसके बाद कोई भी टेट एग्ज़ाम लाइक सी टेट या फिर एस टेट, एमपी टेट, रीट, जिसमें भी साइंस का पोर्शन होने वाला है और जिसमें बायोलॉजी आने वाली है हर एक एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद डिफेंस में जो हमारा एनडीए है उसके लिए जितनी बायो आती है मोर देन सफिशिएंट है, या फिर एयरफोर्स का एक्स वाई कोई सा भी ग्रुप है उन सब के लिए। उसके बाद भी नेक्स्ट हमारे हर एक टॉपिक के अंदर मैं यहाँ पे स्पेशली मेंशन नहीं करूँगी, बेसिकली मैंने बता भी दिया है कि स्टेट लेवल एग्ज़ाम है, कोई भी एसएससी एग्ज़ाम है, टेट एग्ज़ाम है, डिफेंस एग्ज़ाम है। उसके बाद रेलवे, मोस्ट इम्पोर्टेंट, रेलवे, ग्रुप डी है, एनटीपीसी है, कोई भी एग्ज़ाम है हर एक सब्जेक्ट के लिए ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ये हमारे इनको देख के बेसिकली टारगेट करेंगे हम क्लासेस को, और जो सिलेबस है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले भी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जब मैं बात करूंगी बायोलॉजी के अंदर, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जब हम बात करेंगे तो जो लिविंग्स हैं हमारे, उनके अंदर सबसे पहली जो प्रोसेस है लिविंग के बेसिस पे अगर देखी जाए तो वो है हमारी रेस्पिरेशन, जिसको हम बोलते हैं श्वसन। उसके बाद कोई भी इंसान या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म जब रेस्पायर करेगा, मैंने कहा कि जब वो रेस्पायर करेगा, मान लीजिए एनिमल रेस्पायर कर रहे हैं तो वो अपनी बॉडी के अंदर किसको ले रहे हैं, O2, और जैसे ही O2 जाएगा बॉडी के अंदर तो ये क्या करेगा, एनर्जी बर्न करेगा, और इस एनर्जी बर्न का जो अमाउंट खत्म हुआ है उस अमाउंट को दोबारा प्राप्त करने के लिए हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे जिसको बोलते हैं डाइजेशन, यानी कि पाचन, भोजन का पाचन जिसको बोलेंगे भी। उसके बाद बॉडी के अंदर जो भोजन डाइजेस्टेड हो चुका है उससे एनर्जी को अब्जॉर्ब करके बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन तक लेके जाना, वो कहलाता है हमारा सर्कुलेशन। और इसमें एक साथ में मैं ब्लड और ऐड कर रही हूँ, ब्लड एंड सर्कुलेशन, ब्लड एंड सर्कुलेशन, हिंदी में बोलेंगे इसको रक्त या फिर रुधिर एवं परिसंचरण। परिसंचरण। उसके बाद है, हमने कहा रेस्पायर कर लिया ऑर्गेनिज्म ने, उसके बाद फूड को डाइजेस्ट कर लिया है, उसके बाद जो एनर्जी मिली है उसको बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंचा दिया है। बच्चे, इसी में ही हम ब्लड के टाइप्स, ब्लड के कंपोनेंट जिसको आरबीसी डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, या फिर हमारा जो ब्लड से रिलेटेड है जिसको हम हार्ट बोलेंगे, जो हमारा पंपिंग ऑर्गन है, उसकी की सारी वर्किंग जो है वो इसी टॉपिक में पढ़ेंगे। तो मैं अलग से मेंशन नहीं कर रही हूँ, तो इसे समझ जाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि भी जो वेस्ट बनेगा उसको एक्सक्रीट करेंगे, तो एक्सक्रीशन जिसको बोलेंगे उत्सर्जन। ये हमारी बेसिक यूनिट्स हैं जहां से मैं ये बोल सकती हूँ कि बायोलॉजी के अगर 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे तो कम से कम 2 क्वेश्चन जो है वो यहाँ से अटेम्प्ट होंगे। कम से कम 2 क्वेश्चन का जो क्राइटेरिया है वो हमारी 4 यूनिट्स में से आने के चांसेस है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कि जो हमारी ह्यूमन लाइफ है इसके अंदर जो हमारे मतलब एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम शुगर को डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, या फिर कोई भी और चीज़ जो हमारी बॉडी की रेगुलेशंस को कंट्रोल कर सकती है, जो हमारी स्टेजेस ऑफ लाइफ को बना सकती है, जिसको हम बोलते हैं ग्लैंड्स एंड हार्मोन, या फिर ग्रंथियां ही बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा जो
ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है, यानी कि हमारी जो बोन्स हैं वो कितने टाइप की हैं, कहाँ कहाँ मेन बोन लाई करेगी हमारी। जैसे हमारे जबड़े की हड्डी जो होती है जिसको मैंडिबल बोलते हैं, ये स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है। पाँव की हड्डी हमारी फीमर सबसे लंबी बोन के नाम से जानी जाती है। तो नेक्स्ट आता है स्केलेटल सिस्टम, हिंदी में बोलेंगे इसको कंकाल तंत्र। उसके बाद आता है हमारा 7th नंबर पे जो हमारा ब्रेन है, वो हमारी बॉडी को किस तरीके से कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कर सकता है, कौन कौन से जो ऑर्गन है वो किस तरीके से हमारी बॉडी का कौन सा ब्रेन का पार्ट कंट्रोल करेगा। तो वो नेक्स्ट आएगा हमारा ब्रेन में, या फिर मैं इसको दूसरा नाम लिख सकती हूँ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मस्तिष्क। उसके बाद आता है हमारा कि जो हमारी बॉडी है वो जब कोई पैथोजन उस पर अटैक करेगा या फिर कोई बाहरी बॉडी अगर उसके साथ इंटरेक्शन करने की कोशिश करेगी तो कुछ फिटनेस वाले गुण दिखाएगी और कुछ हमारे डिजीज वाले गुण दिखाएंगी। तो हम बेसिकली यहाँ पे डिजीज को देखेंगे, यानी कि रोग, डिजीज यानी कि रोग। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सेल, यानी कि हमारी जो बॉडी है उसकी फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल जो यूनिट है हमारी वो है सेल। तो इसके टाइप के बारे में देखेंगे और कैसे इसकी फॉर्मेशन हुई, किसने इसकी खोज की उसके बारे में। लास्ट बट नॉट ए लीस्ट टॉपिक आता है हमारा, वो है बॉटनी, जिसको हम बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। ये कुछ एक मेन टॉपिक्स हैं हमारे जो सिलेबस के अंदर आते हैं और जिन्हें हमें डिस्कस करना है भाई। तो पहला है रेस्पिरेशन, दूसरा है डाइजेशन, तीसरा है ब्लड सर्कुलेशन, उसके बाद है एक्सक्रीशन, उसके बाद है ग्लैंड्स, उसके बाद है स्केलेटल सिस्टम, नेक्स्ट है ब्रेन, उसके बाद है डिजीज, 9th है सेल और उसके बाद है बॉटनी। बॉटनी में हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स करेंगे, प्लांट हार्मोन या फिर प्लांट के लिए जो मैक्रो एलिमेंट हैं। एक और हमारा मेन टॉपिक रह गया, सॉरी, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन जिसको बोलेंगे पोषण। ये हमारी 11 यूनिट्स हैं। इसको मैं एक तरीके से ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी में क्लासिफाई कर सकती हूँ। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है हमारी, बॉटनी का जो पार्ट है हमारा, ये 15 to 20% का सिलेबस है। बाकी जो है इंक्लूडिंग 11th नंबर और बाकी जो रिमेनिंग है 10 के 10 टॉपिक जो है हमारे, वो हमारे कम से कम ये मान के चलिए कि 80 से 85% सिलेबस जो है वो यही कवर करते हैं। तो जो मेन फोकस रहेगा हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी एज वेल एज प्लांट फिजियोलॉजी पे रहेगा, दैट मीन्स बॉटनी पे रहेगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं आप लोगों को डेली लाइफ से कनेक्ट कर करके ही सिखाऊंगी। जिन बच्चों की बायोलॉजी बहुत वीक है वो खास करके इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, या फिर 65 to 70% आपको क्लास में ही याद करवाने की गारंटी मेरी है। उसके बाद आप वीडियो देखिए, आप नोट्स बनाइए। नोट्स तो खास के मतलब पीडीएफ तो हम प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे, बट हमारे जो करंट में टीचर्स से बोला हुआ जो एक एक वर्ड है वो इम्पोर्टेंट होता है। सारी चीज़ें हमारे द्वारा लिखी नहीं जा सकती, बट जब हम क्लास में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसी तरीके से करते हैं कि कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो छूटने ना पाए। तो कॉपी पेन जरूर लेके बैठे ताकि जो जो मैं यहाँ पे लिखवाऊँ, जो जो मैं बोलूँ, आप साथ के साथ नोट करें, और वही आपके कीवर्ड्स या फिर क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कहा कि भाई हमारा जो मेन मोटिव है वर्ड टू वर्ड, या फिर सबसे पहले हम वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग करेंगे, कैसे उनको पढ़ा जा सकता है, कैसे देखा जा सकता है, फिर डेफिनेशन पे मूव करेंगे। सबसे पहला जो हमारा आज का टॉपिक है वो है डाइजेशन।
और जिस सिस्टम के अंदर आता है वो होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पाचन तंत्र, और इसको बोलते हैं पाचन। तो जो हमारा डाइजेशन है, पाचन। अब देखिए पाचन को समझते हैं सबसे पहले। ये टैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टैट में 1 मार्क में यही पूछा जाता है कि भी डाइजेशन की डेफिनेशन क्या है। वो आपसे पूछेगा कि भोजन के जटिल अणुओं का सरल अणुओं में बदलना पोषण कहलाता है, पाचन कहलाता है, सर्कुलेशन कहलाता है यानी कि परिसंचरण कहलाता है, या फिर नन ऑफ दीज। तो उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले जो है डेफिनेशन को तोड़ के या फिर वर्ड को तोड़ के पढ़ने की जरूरत है। तो जब मैं इस वर्ड को तोड़ूंगी तो मुझे पता लगेगा कि ये पाचन की बात कर रहा है, डाइजेशन की बात कर रहा है, और डाइजेशन होता क्या है एक्चुअल में। तो जब मैं ऑफलाइन क्लास में किसी भी बच्चे से पूछती हूँ तो उसका एक ही जवाब होता है, जी खाने से पोषक पदार्थों को प्राप्त करना। नहीं बच्चे, ये बात गलत है। सिर्फ खाने से पोषक पदार्थों को प्राप्त करना नहीं, खाना खाया है तो पोषक पदार्थ तो हमें मिल ही जाएंगे, बट उन पोषक पदार्थों को हमारी आवश्यकता अनुसार बदलना पाचन कहलाता है। हमारी आवश्यकता अनुसार उन पोषक पदार्थों का परिवर्तन ही क्या कहलाता है, पाचन। तो 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। तो चलिए भाई, नई एनर्जी के साथ अब स्टार्ट करते हैं। तो हमने कहा कि भोजन से जो हमें न्यूट्रिशन मिल रहा है उसको अपनी आवश्यकता अनुसार जब हम कन्वर्ट करेंगे तो वही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। जब हम आवश्यकता अनुसार उसको कन्वर्ट करेंगे तो इसका मतलब क्या है, देखिए जो भी आप खाना खाते हैं उस खाने से मिलने वाली एनर्जी को आपके ब्लड के अंदर मिक्स होना है। किसके अंदर, ब्लड यानी कि रक्त में। जब उस एनर्जी को रक्त में मिक्स होना है तो वो एनर्जी हमारी रक्त में तभी मिल सकती है जब वो रक्त का के जैसा रूप ले लेगी। दैट मीन्स लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। लिक्विड के अंदर लिक्विड मिक्स होके तभी जो उसकी ट्रांसपोर्टेशन है बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन तक हो सकती है। अब कुछ भी आपने खाया उसको लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करना, दैट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। अब उस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं हम, डाइजेशन। तो दोबारा बताएंगे इसको, घूम के आते हैं हम। तो इसकी जो डेफिनेशन वो बनती है वो है भाई कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स इनटू simpler molecules is known as digestion. देखिए, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल इज नोन एज डाइजेशन, यानी कि भोजन के जटिल अणुओं का सरल अणुओं में बदलना पाचन कहलाता है। तो हिंदी में बोलेंगे, भोजन के जटिल अणुओं का सरल अणुओं में बदलना पाचन कहलाता है। ये है हमारा हिंदी में और ये है हमारा इंग्लिश में। अब एक एक करके इनकी डेफिनेशंस के मीनिंग को स्टडी करेंगे भाई। सबसे पहले ये कॉम्प्लेक्स क्या है, उसके बाद ये सिंपलर क्या है, हिंदी में जटिल क्या है और सरल क्या है। देखो,
जो खाने के कण, मान लीजिए आपने रोटी की एक बाइट खाई है और जो रोटी की बाइट आपने खाई है उसके अंदर मॉलिक्यूल का जो साइज है, मान लीजिए मुंह के अंदर आपने रोटी की बाइट को डाला, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स का साइज है बच्चे वो बड़ा बड़ा होगा। जैसे ही आप उसको दांतों के द्वारा चबा लेंगे तो वो जो बड़ा साइज है कणों का वो किस में बदल जाएगा, छोटे साइज में। जो ये बड़ा साइज है ये छोटे साइज में बदल जाएगा। तो इसका मतलब ही यही है कि पाचन कुछ नहीं है, जो सिस्टम ऑफ ऑर्गन इसके ऊपर एक्ट करेंगे वो सिर्फ इतना करेंगे कि भोजन के जो भी जटिल अणु होंगे उनको सिर्फ सरल अणुओं में बदल देंगे, यानी कि साइज को पहले के कंपैरिजन में क्या करते चले जाएंगे, छोटा छोटा और उससे ज़्यादा छोटा, और एक टाइम पे ऐसा आएगा कि वो ब्लड में मिक्स हो जाएगा। यही इस डेफिनेशन का मतलब है। कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स इज नोन एज डाइजेशन, यानी कि भोजन के जटिल अणुओं का सरल अणुओं में बदलना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। अब ये जो डाइजेशन की प्रोसेस है ये होती कहाँ पे है, इसके लिए क्या हम देखेंगे, तो हम जिसके कन्वर्जन की बात कर रहे हैं वो हमारे न्यूट्रिटिव कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन या फिर फैट की बात करेंगे। ये जो है हमारे, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, ये हमारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं। जब हम इनको खाएंगे तो हम इनको भी एक रूप में बदलेंगे, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद प्रोटीन अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद फैट जो है वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको वसीय अमल बोलते हैं। ये सारे के सारे हमारे कहलाते हैं सिंपलर मॉलिक्यूल्स। देखिए पाचन का मतलब यही है कि जब कार्बोहाइड्रेट को तो हम ग्लूकोज में, प्रोटीन को हम अमीनो एसिड्स में और फैट को फैटी एसिड में जब कन्वर्ट करते हैं तो वही हमारी किसकी प्रोसेस है, डाइजेशन की। तो ये तो है हमारे जटिल अणु और ये क्या है, हमारे सरल अणु। तो इनका इनमें बदलना ही क्या कहलाता है बच्चे, पाचन कहलाता है। अब देखेंगे कि ये किस तरीके से बदलेंगे। तो याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट बदलेगा ग्लूकोज में, प्रोटीन जो है वो स्टेप्स में बदलेगा अमीनो एसिड्स में, और फैट जो है वो बदलेगा फैटी एसिड में। डाइजेशन की जो प्रोसेस है हमारी, ये होती कहाँ पे है। अब आपसे ये पूछेगा कि भी जैसे हमारी बॉडी को कंट्रोल करने का काम अगर हमारा ब्रेन करता है तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन हमारा ब्रेन में होता है। उसी तरीके से अगर मैं पूछूं कि भी गैसेस के एक्सचेंज के लिए हमारा लीवर प्रेजेंट है, सॉरी लंग्स प्रेजेंट है, यानी कि फेफड़े प्रेजेंट हैं, तो वो क्या करेंगे, रेस्पिरेशन को पॉसिबल करवाएंगे। अगर डाइजेशन की बात करूंगी मैं यहाँ पे, तो मेरे दो जो मेन चीजें हैं, एक को बोलते हैं हम, एक पाइप है हमारी या फिर एक तरीके से कैनाल है जिसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल। दूसरे हैं हमारे ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, पाचक ग्रंथि। तो जो भी हम खाते हैं वो इन दो चीजों के द्वारा पाचित होती है, एक हमारा एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, यानी कि जो हमारी पाचक ग्रंथियां हैं उनके द्वारा। जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है बच्चे, ये शुरू होती है माउथ से और एंड होती है एनस पे, यानी कि मुख से शुरू होगी तथा एनस पे, हिंदी में इसको बोला जाता है गुदा, जो कि बड़ी आंत का एक भाग है।
तो आहार नाल हमारी एलिमेंट्री कैनाल शुरू होती है माउथ से और ख़त्म होती है एनस पे। बच्चे इसकी एग्जाम्स में लेंथ पूछ ली जाती है, तो जो इसकी अप्रोक्सीमेट लेंथ है वो है 9 से 10 मीटर, 9 to 10 मीटर। अब इसके जो पार्ट्स हैं हमारे वो भी देखते हैं। तो इसके पार्ट है, सबसे पहला इसका पार्ट है माउथ, क्योंकि ये माउथ से शुरू होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ओएसोफेगस, जिसको बोलते हैं ग्रसनी या फिर आहार नलिका, ग्रसनी। थर्ड आता है हमारा स्टमक, जिसको बोलते हैं अमाशय। फोर्थ आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। फिफ्थ आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। यानी कि बड़ी आंत। तो ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल के कुछ एक पार्ट्स हैं, माउथ, ओएसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं हमारी, वो पहली तो मिलती है माउथ में, जिसको बोलते हैं हम स्लाइवरी ग्लैंड, जो पाचक रस छोड़ेंगी, जिसकी सहायता से हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प होगी, इसको बोलते हैं हम लार ग्रंथि। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट लीवर, यानी कि यकृत। उसके बाद आता है पैनक्रियाज, जिसको बोलते हैं अग्नाशय। उसके बाद आता है हमारा गास्ट्रिक ग्लैंड। जो गास्ट्रिक ग्लैंड होती है बच्चे, वो हमारी मिलती है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जठर ग्रंथि। ये मिलती है हमारी किसके अंदर? स्टमक में। तो स्लाइवरी ग्लैंड माउथ में होगी, लीवर को आप जानते ही, पैनक्रियाज को भी आप जानते हैं। गास्ट्रिक ग्लैंड कोई ऑर्गन नहीं है, ये गास्ट्रिक ग्लैंड जो है हमारी, वो किस में मिलती हैं? वो मिलती हैं हमारे स्टमक में। ये स्टमक के अंदर ही मिलती हैं और उसी के डाइजेशन में हेल्प कर सकती हैं। तो मैं यहाँ पे एग्जैक्ट स्टमक तो मेंशन नहीं कर सकती थी, बट मैंने क्या किया है कि जो स्लाइवरी ग्लैंड, जो गास्ट्रिक ग्लैंड स्टमक में प्रेजेंट होती हैं, उनका नाम लिख दिया है। ये कुछ हमारे डाइजेशन की प्रोसेस जिन ऑर्गन्स में या फिर जिन ऑर्गन की हेल्प से पॉसिबल है, उनके नाम हैं। तो सबसे पहले हमने कहा कि भी कहाँ पे पॉसिबल होगी? एलिमेंट्री कैनाल में। दूसरा, इसमें हेल्प कौन करेगा? गास्ट्रिक ग्लैंड, यानी कि हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जो कि हमारी हैं पाचक ग्रंथियाँ। जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है वो माउथ से शुरू होती है और एनस पे ख़त्म होती है। इसकी लेंथ जो है वो अप्रोक्सीमेट 9 to 10 मीटर है। अब इस एलिमेंट्री कैनाल में सबसे लंबा पार्ट अगर कोई होता है तो वो कौन होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, जिसकी लेंथ लगभग 6 मीटर है। उसके बाद सबसे जो वाइड पार्ट होता है इस एलिमेंट्री कैनाल का, वो होता है स्टमक, यानी कि अमाशय। नेक्स्ट आता है कि भी डायमीटर के बेसिस पे सबसे ज़्यादा डायमीटर यानी कि व्यास जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का है, इसीलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोला जाता है, क्योंकि इसका जो डायमीटर है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। तो इन ऑर्गन से हमें इस टॉपिक के अंदर डील करना है और इनके अंदर देखना है कि ये फूड के डाइजेशन में, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं उनसे सिंपलर मॉलिक्यूल्स को कैसे बना सकते हैं या फिर उनका कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं। फिर हमने कहा कि जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं हमारी, वो कैसे कैसे हैं। सबसे पहली है स्लाइवरी ग्लैंड, जो माउथ में प्रेजेंट होती है, जो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद आता है हमारा लीवर, जो बाइल निकालता है। उसके बाद आता है हमारा पैनक्रियाज, यानी कि अग्नाशय, जो हमारा एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों का मिक्सचर है। उसके बाद आता है हमारा गास्ट्रिक ग्लैंड, जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होती है और फूड के डाइजेशन में हमारी हेल्प करती है। तो ये हमारे कुछ पार्ट्स हैं एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जो फूड के डाइजेशन में रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब एक एक करके इनको देखते हैं।